नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। इस्तीफा होगा या नहीं होगा। जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी ने एक माहौल बना दिया है देश भर में, और यदि देखा जाए तो केवल कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है, ये युवाओं का आक्रोश है जो जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक दिख रहा है, जो अब कई राज्यों की राजधानियों में पहुंच गया है, कई शहरों में पहुंच गया है और अब तो कस्बों में भी पहुंचने लगा है। बच्चे सड़क पर उतरने लगे हैं, जैन जी सड़क पर उतरने लगे हैं। जो कुछ माहौल पिछले 48 घंटे में इस देश में बना है, आज हम उस मुद्दे पर बड़ी गहन और गंभीर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये जो कुछ माहौल बना है उसके बाद क्या नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर आई है, क्या सरकार वाकई चिंतित दिखाई दे रही है। कल जिस तरह से युवाओं को दिल्ली में पीटा गया है, आज इसके एकदम विपरीत पुलिस हाथ जोड़कर खड़ी दिखाई दे रही है। वाकई क्या सरकार अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी। एक और बड़ी बात है कि जिस सरकार को हम धर्म की रक्षा के लिए लेके आए थे, वो सरकार तो धर्मेंद्र की रक्षा में लग गई है। तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, जो भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं, दीपक तिवारी जी। उनसे पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। और एक और विषय है, मैं इसी में शामिल करता हूं, और वो है गोदी मीडिया को लेकर, जो आज पूरा जंतर मंतर का आकाश गुंजायमान हो रहा है। गोदी मीडिया, हाय हाय। जो नए बच्चे टीवी चैनल पे आ रहे हैं, उन्हें तो अब माइक आईडी लेकर सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। दोनों विषयों पर बात करेंगे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो ऐसा नहीं लगता कि इस समय देश के युवाओं ने एक नई करवट ली है और एक तरह से सरकार को मतलब बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है। काफ़ी हद तक आप सही कह रहे हैं रवीन जी कि सरकार के लिए बैकफुट पर लाके खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है उसके पीछे 2-3 कारण है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार के कंट्रोल में नैरेटिव नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो पिछले टर्म में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी जो एनडीए की सरकार है, इसकी विशेषता ये रही कि ये नैरेटिव को अपने नियंत्रण में रखे रहे। ये नैरेटिव इन्होंने कभी हिंदू मुसलमान से आगे निकलने ही नहीं दिया। यदि कभी किसी ने कोई गंभीर मुद्दे उठाने की कोशिश भी की, वोट चोरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की यदि विपक्ष ने, तो कहा हिंदू खतरे में है। अगर विद्यार्थियों ने अपने हितों की बात की, भर्ती परीक्षाओं में जो हम देख रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में आज की बात नहीं है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितने हंगामे होते रहे, उसमें पेपर लीक की बात की तो उन्होंने कहा कि आप एंटी नेशनल हो। फिर नीट की बारी आई तो जिस विद्यार्थी ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, सरकार ने कहा कि ये विद्यार्थी, सरकार नहीं, सरकार के प्रायोजित मीडिया ने कहा कि ये विद्यार्थी ही एंटी नेशनल है। फिर बात पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात आई। अब एथेनॉल की बात प्रामाणिक तौर पर कौन कर रहा है, अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुका है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं, उन सबको पता है कि अब से 4 साल पहले जो पेट्रोल डल के और जो गाड़ी चलती थी और आज चलती है, उसमें अंतर है। पर जब लोगों ने ये बात करना शुरू की तो मंत्री ने कहा कि आप एंटी नेशनल हैं। तो पहली बार सरकार का नैरेटिव उसके हाथ से निकल गया। कल के पूरे घटनाक्रम में सरकार ने ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ये विद्यार्थियों ने आके हंगामा किया, मारपीट करने वाले थे, पर वो नैरेटिव चला नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने जैसा जानते हैं, आपने भी कहा कि इतने 14 वर्षों के बाद में पहली बार ऐसा हुआ कि संसद तक इतनी बड़ी भीड़ पहुंच गई। एक जो साधारण सा 4 घंटे के लिए संसद का दरवाजा बंद करना पड़ा, बंद करना पड़ा, गेट बंद करना। इतना घबराहट थी सुरक्षा बलों में कि नरेंद्र मोदी जी को पीछे की गेट से सुरक्षित निकालना पड़ा। हाँ, मुझे ये भी समझ में नहीं आता कई बार कि इतने जल्दी ये जो सर्वशक्तिमान लोग हैं, ये घबरा क्यों जाते हैं, एकदम इनके लिए भागना क्यों पड़ता है। क्योंकि भागने को लेकर मुझे बस केवल एक ही दृश्य याद है अब तक। मुझे भी पत्रकारिता करते हुए 30 वर्षों से ऊपर हो गए, किताबें भी लिखी हैं कुछ। एक भागने में दृश्य बस केवल एक याद आता है कि जब पुलिस का लाठीचार्ज इसी तरह की परिस्थितियों में बाबा रामदेव जब कर रहे थे, उनसे 5-5 मंत्री मिलने आते थे, संवाद करते थे, और तब भी वो नहीं मानते थे क्योंकि उस समय वो प्रायोजित तरह से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरफ से काम कर रहे थे।
तो भागने में तो बाबा रामदेव जिस तरह से सलवार सलवार पहन के। सूट पहन के भागे थे वो ही दृश्य याद आता है। तो भागने की बात, ये विनोद की बात अलग है। एक साधारण से वक्तव्य जो चीफ जस्टिस ने उसके दौरान जजमेंट के समय दे दिया कि युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा उन्होंने दे दी। हालांकि बाद में उन्होंने उसमें माफ़ी भी मांगी, लीपापोती कहा कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, पर एक जो मजाक से जो चीज़ शुरू हुई वो आज इतनी गंभीर कैसे हो गई, ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है। इसको लेके मुझे लगता है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, चूंकि इनका एक तानाशाहीपूर्ण रवैया हमेशा से रहा है, और ये बात आम जनता की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग जिनसे आप जब ऑफ कैमरा बात करें तो कहते हैं कि भाई वहाँ तो एक ही दो लोगों की चलती है, क्योंकि इनके मन में आदर्श जो है वो उत्तर कोरिया का है। और परेशानी कहाँ पर आती है इनके लिए कि ये दिखना चाहते हैं किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह कि भाई हम कोई नीदरलैंड है, नॉर्वे है, जहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छा है। तो ये कन्फ्यूजन है, पर इन सभी कन्फ्यूजन को ढक देता था जब जब भी ये हिंदू मुसलमान की बात करते थे। पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ इस देश में जहाँ युवाओं ने इन सब बातों को नकार दिया और उन्होंने कहा हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छी अर्थव्यवस्था चाहिए, हमें अच्छा पेट्रोल चाहिए, हमें अच्छा पर्यावरण चाहिए। जब ये बातें, और धीरे धीरे वो जो सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हथियार था, आज वही इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन के खड़ा हो गया। और अब उसको ये कंट्रोल करते हुए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो कंट्रोल में नहीं हो रहा, से बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। और मैं आपके सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, हालांकि जो आपके दर्शक हैं मैं ये मान के चलता हूं कि वो सुधी दर्शक हैं, यदि वो आपके चैनल तक आए हैं तो वो एक डिसेंट की वॉइस सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपका चैनल मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि एकमात्र चैनल है जहां पर कि डिसेंट की बात कर सकते हैं, रखते हैं, और आप इस तरह की खबरें देते हैं कि जो सत्ता के लिए बहुत अनुकूल बातें नहीं होती। और पत्रकारिता का मकसद ही ये है, असली पत्रकारिता का मतलब ये है कि आप कमजोर की तरफ से बात करें। सत्ता की बात उठाना, सूचनाएं देना, ये पत्रकारिता का काम नहीं है। एक बार और आपके मैंने चैनल पर कहा था, ये काम जनसंपर्क का है, सरकार के विज्ञापनों का है, सरकार के नेताओं का है। पत्रकारिता का काम सरकार की कमियां बताना है, जनता, वो कमजोर जनता जो सरकार के सामने निहत्ती है, दीपक, उसका पक्ष लेना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे तमाम दर्शक आपसे समझना चाहते हैं, ये आंदोलन कहां तक जाएगा? क्या इसको कुचल दिया जाएगा या अपनी परिणति तक जाएगा? आज मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया तो ऐसा क्या देश में हो जाएगा जो हम ये मान लें कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई? अरे वो नहीं होगा तो कोई और प्रधान आ जाएंगे। याद करिए, कांग्रेस का शासन, अक्सर बोलते हैं कि 70 वर्षों तक कांग्रेस रही, पर इफेक्टिवली कांग्रेस के 70 वर्ष के शासन को जाने में कितने साल लग गए? एक जो बहुत मजबूत दीवार होती है, जब उसको गिराने का काम चालू होता है तो एक धक्के में नहीं गिर जाती, एक एक ईंट खींचनी पड़ती, एक एक ईंट, एक बार धक्का मारा, थोड़ी हिली, थोड़ी हिली, थोड़ी हिली। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में धक्का मारा, सरकार हिल गई। जो 400 सीट की बात करते थे वो बहुमत भी प्राप्त नहीं कर सकते, गंभीर रूप से हिली। ये जो आंदोलन हुए, नीट का जो आंदोलन हुआ, राम मंदिर चोरी का जो मामला हुआ है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक। मैं इस विषय पे आ रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय में अगला प्रश्न पूछ रहा हूँ राम मंदिर पे। तो ये जो एक एक करके इनकी जो दीवार की जो ईंटें हिलना चालू हुई हैं, देखिए आज कोई चुनाव नहीं है इस देश में। आप याद करिए, अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद में बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ। हमें बाद में पता चला कि अन्ना आंदोलन बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ आंदोलन था। आज तक जितने भी भ्रष्टाचार के मामले थे वो कोर्ट में साबित नहीं हो पाए। बाबा रामदेव ने काले धन के लिए आंदोलन किया। पेट्रोल 40 रुपए, कितना रुपए कहते हैं, 15 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए। आज क्या हुआ? पर उन आंदोलनों ने यह किया कि जो 10 बरस की जो एनडीए सरकार थी, उसके लिए जब बाद में चुनाव हुआ तो वातावरण इतना बना दिया, नैरेटिव उसके खिलाफ इतना बना दिया कि वो सरकार चली गई। आज मुझे लगता है कि इस सरकार का इन्फ्लेक्शन पॉइंट काफ़ी पहले मैं समझता हूँ आ चुका था, जब नीट वाला मामला जब आया था। वहाँ से अब ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इससे सरकार को कितना नुकसान होगा निकट भविष्य में, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एल्गोरिदम्स की लड़ाई है, मैं एक नया शब्द यहाँ आपके बीच में
डाल रहा हूं आपके दर्शकों के लिए कि जो एल्गोरिदम्स की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी जीतती थी, कि आपको वही दिखता था जो सरकार दिखाना चाहती थी टेलीविजन पर और आपके मोबाइल पर। आज आपके मोबाइल पर आप कितने भी अंधभक्त हों, कितने ही आरएसएस बीजेपी के हों, आप कितने भी सरकार की तारीफ करने वाले लोग हों, आपके मोबाइल की वो एल्गोरिदम्स ब्रेक करके जो दिल्ली के प्रदर्शन की खबरें आपके पास में आने लगी। ये एल्गोरिदम्स, आप ये भी कह सकते हैं कि चूल्हे तो हिली हैं। चूल्हे निश्चित तौर पर हिली हैं। और दूसरी चीज, एक डिक्टेटर की विशेषता होती है कि डिक्टेटर कभी झुकता नहीं है, और जिस दिन डिक्टेटर एक कदम पीछे लेता है उस दिन से उसकी दीवार भर भराने का काम चालू हो जाता है। ये सरकार ये बहुत अच्छे से जानती है। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा होता है तो हम ये मानते हैं कि एक कदम पीछे गया वो। मुझे लगता है इस्तीफा तो उसका अगला कदम होगा, वो कल कदम शुरू हो चुका है। जब सरकार ने ही बातचीत के लिए इनको बुलाया, वो सरकार जो ध्यान ही नहीं दे रही थी, कह रही थी अरे बच्चे हैं, बैठे रहेंगे, उठ जाएंगे, चले जाएंगे, वो सरकार जब बातचीत के लिए बुलाने लगी तो एक कदम पीछे हटी। आज संसद जिस तरह से नहीं चल पा रही है, आज संसद में जिस तरह से प्रधानमंत्री को जो भी उन्होंने बोला है, मैंने पूरा वक्तव्य तो नहीं सुना, तो ये शुरुआत हो गई है। और शुरुआत इसलिए हो गई है, उसका कारण ये है कि इनका घर ही अब कमज़ोर हो गया है। सर, आपने कहा घर कमज़ोर हो गया, मैं इस प्रश्न पे आ रहा हूँ जरा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जो बहुत सारे लोग मुझे शेयर कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि राम मंदिर चोरी का इस आंदोलन से सीधा सीधा लेना देना है। बताता हूँ, इनका कहना है कि राम मंदिर चोरी का जो नैरेटिव आया है उसमें जो डैमेज हुआ है वो संघ का हुआ है, बीजेपी का नहीं हुआ। ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा नैरेटिव बनाने में, इसका प्रचार करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र लगा हुआ था, क्योंकि वो संघ को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लाना चाहता था। लेकिन इस आंदोलन में संघ ने एक तरह से साथ दिया है बच्चों का, और वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा रहा है। मतलब यहां भी इंटरफाइटिंग दिखाई दे रही है। एक और राम मंदिर का पूरा मुद्दा नरेंद्र मोदी और अमित शाह द्वारा हवा दिया गया मुद्दा बताया जा रहा है, तो दूसरी ओर ये जो बच्चों का मुद्दा है वो संघ हवा दे रहा है। क्या लगता है, ये सच है या केवल अफवाह है? नहीं, देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इनमें सीधी तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। हाँ, वो पर जहां इस पर बात आती है कि सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो संघ के भी सुर बदल जाते हैं, भाजपा के भी सुर बदल जाते हैं। और ये मानना कि आरएसएस ही इस युवाओं को प्रेरित कर रही है, मुझे लगता है कि आरएसएस और बीजेपी राम मंदिर के बाद में इस हद तक डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि एक बड़ा वर्ग है जो पहले अंधभक्ति करता था, अब वो मानने लगा है कि कहीं ना कहीं आप लोग धर्म के माध्यम से राजनीति करते हैं, धर्म के माध्यम से धंधा करते हैं। तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी उत्तरकांड में, बंचक भगत कहाई राम के, कंकर कंचन को हो काम के, तिनमह रेख प्रथम जगमोरी, दींग धर्म ध्वज दंडक धौरी। तुलसीदास जी ने लिखा कि वो लोग जो भगवान राम के नाम को दिन भर लेते रहते हैं, पर उनका ध्यान हमेशा मणिमाणिक के कंचनों में रहता है, और जिनका मूल उद्देश्य क्या है, धींग धर्म ध्वज दंडक धौरी, जो धींगा मस्ती करने वाले लोग हैं, जो जिसको कहे तमाम, जिसको उल्टे सीधे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन धर्म की ध्वजा आगे लेके चलते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो तुलसीदास जी बहुत पहले लिख गए थे। अलग बात है कि उन्होंने विनम्रतावश कहा है कि ऐसे लोगों में मैं सबसे पहले हूं, पर वो तुलसीदास जी की विनम्रता थी। तो ये जो इनका जो मूल है, जो आधार है, मैं आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल का मैं सदस्य नहीं हूँ, पर मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। हमारे घर में भगवान की पूजा होती है। जब राम मंदिर का चंदा लेने आए तो हमारी माता जी ने जो चंदा था वो दिया। जब 90 के दशक में ईंटों की यात्रा हुई रामशिलाओं की, उस समय भी ईंटों के लिए दान दिया, वो सब चीज़ें की। तो लोगों की एक आस्था है। पर अब जब ये बात साबित हो गई, और देखिए ये चोरी यदि कोई बाहर का कोई आदमी करता, वो मंदिर किसके पास में है? आरएसएस के ट्रस्ट के पास में है। आरएसएस क्या है? उस ट्रस्ट को बनाया किसने है? उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री ने बनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो उनके जो प्रमुख सचिव हैं नृपेंद्र मिश्रा, और ये बड़े मुझे कई बार थोड़ा सा खराब भी लगता है, नृपेंद्र मिश्रा वही कलेक्टर हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के समय गोली चलाने के आदेश दिए थे, है ना। तो अब भगवान राम के मंदिर में यदि आप सब कर सकते हैं तो मुझे लगता है, और ये लोगों के लिए
बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे इस बात के लिए। इसमें नैरेटिव बनाया कि ये तो सनातन संकट में है और इस सनातन के खिलाफ षड्यंत्र है। तो ये किया किसने है? कोई बाहर से तो लोग चले नहीं गए। तो ये जो धीरे धीरे नैरेटिव निकल रहा है मोदी सरकार के हाथ से, धीरे धीरे जो इनके कोर इश्यूज हैं वो बिगड़ रहे हैं। और तीसरी एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यूजीसी का आंदोलन जब हुआ, जब अपर कास्ट पूरी तरह से इनके खिलाफ लामबंद हुई, अब जब से विपक्ष ने जाति जनगणना और ये बात करना शुरू की कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो आरएसएस और बीजेपी दोनों को समझ में आया कि अगर हमारे हाथ से ओबीसी, एससी, एसटी अगर खिसक गया, क्योंकि इसमें बड़ा वर्ग है ओबीसी, एससी, एसटी में, जिसके लिए आरएसएस ने सुनियोजित तरीके से हिंदू होने की आइडेंटिटी दी थी, वो जबकि इस तरह की किसी आइडेंटिटी के साथ में बंधे हुए नहीं थे, तो उनको अपना वोटर बनाया था। तो अब वो वोट बैंक अगर इनसे खिसकने लगा तो उनको लगा कि हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। अब जैसे ही आपने ये करना शुरू किया, 85 पर ध्यान देना शुरू किया, तो वो जो 15 थे आपके बामन बनिया ठाकुर जिसके लिए बोलते हैं, वो नाराज होना शुरू हो गए। उनकी नाराज़गी इस हद तक बढ़ी, हम लोगों ने यूजीसी के समय देखा कि वो कानूनी अंततः सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ा कि हम इसको वापस लेते हैं। तो पूरी तरह से जो चूल्हे हैं, इनका जो मूल है वो हिल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि एक बड़ी दीवार को गिरने में समय लगता है, तो एक धक्का धीरे से लगा। और इस पूरे मामले में जो मुझे लगता है विपक्ष है, विपक्ष का अब तक का जो रणनीति है, मुझे लगता है कि ठीक रणनीति है। इसलिए क्योंकि ये बड़ा जेन्युइन गुस्सा है लोगों के मन में, छात्रों का बड़ा जेन्युइन गुस्सा है जो सामने आ रहा है। दीपक जी, आप तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके हैं। आज एक घटना मैं लगातार देख रहा हूँ, आज नहीं देख रहा हूँ, कई दिन से देख रहा हूँ, पर आज मुझे लगता है कि उसकी अति तक पहुँच गया है। और वो है जंतर मंतर पर जो टीवी चैनल के रिपोर्टर और जो बच्चियाँ जा रही हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, हाथ में माइक लेके जा रहे हैं ये लोग, तो इनको बड़ी गालियों का सामना करना पड़ रहा है। वापिस जाओ, हाय हाय। मैंने देखा ज़्यादातर जो अडानी और अंबानी के चैनल वालों को तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब भगने पर, अभी मैंने देखा कि आज तक की एक रिपोर्टर को भगने पे विवश किया गया। और अब ये स्थिति हो गई है कि ये बगैर माइक के रिपोर्टिंग करने पे विवश हो रहे हैं। तो अब देखिए, माल तो खा गए सेठ लोग, सेटिंग कर रहे हैं सेठ लोग, एसी में बैठ के सारी नीतियाँ बना रहे हैं सेठ और संपादक लोग। जो मैदान में है, जो पत्रकार, बेसिक पत्रकार है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे कि क्या इनकी गलतियां हैं? क्या इनको छोड़ देना चाहिए? अब छोड़ के जाएं तो जाएं कहाँ? कितने लोग रविंजन बन सकते हैं जो अपना चैनल खड़ा कर लेंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा गंभीर मुद्दा हो गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें से 70% ऐसे हैं जो जेन्युइन जर्नलिज्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्या करें वो, उनको एक सैलरी मिल रही है, परिवार चल रहा है वहाँ चल के रह के, और करना वही पड़ रहा है जो सेठ चाह रहे हैं। देखिए, ये दुविधा बिल्कुल समझी जा सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जब वो जो सेना या आरएएफ के जो जवान डंडा बरसाते हैं निरीह बच्चों पर, तो रोते हैं बैठ के बेचारे। तो वो जवान भी संभवतः इस वेदना से गुजरते हों। मुझे पता नहीं उनके भीतर ये डायलेमा होता होगा या ना होता हो, पर इतना ज़रूर है कि ये जो मीडिया के मालिक हैं, जो मीडिया को चलाने वाले जो धन पशु हैं, इनको ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी जिम्मेदारी उनकी है। रिपोर्टर जाएगा, रिपोर्टर को कवर नहीं करने दिया जाएगा, रिपोर्टर लौट के चला आएगा। एक रिपोर्टर चला आएगा, दूसरा चला आएगा, तीसरा रिपोर्टर फिर आपके पास में काम करने के लिए नहीं आएगा। और बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान रिस्क पे नहीं डाल सकता, मैं ये अपमान झेलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं परचून की दुकान खोल लूँ। बहुत सारे पत्रकारों ने दूसरे धंधे कर लिए। एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए, एक बड़ा उदाहरण है पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, और मैं अक्सर बोलता हूँ, अफ्रीका में एक देश है रवांडा। वहाँ पर जो तानाशाह था, उसने वहाँ के रेडियो पर नियंत्रण किया। प्रोपोगेंडा के लिए उस समय रेडियो ही महत्वपूर्ण था, जैसे आजकल टेलीविज़न है। और उस रेडियो ने कई बार, जो हुक्मरान था उसने तो इतना करने के लिए कहा, रेडियो ने बड़ा चढ़ा के इतना किया।
और इतना उसने घृणा फैलाई लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में, कि रवांडा में करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई केवल उस रेडियो पर जो चलने वाले कार्यक्रमों के कारण। जब वो तानाशाह हटा और जब स्वतंत्र सरकार आई और उन्होंने जांच करवाई, तो एक पूरा का पूरा कमीशन बना रवांडा रेडियो पर, जो पूरी दुनिया के पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। रवांडा रेडियो का अनुभव कि कैसे एक रेडियो ने, मास मीडिया ने हजारों लाखों लोगों के कत्ल करवा दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के भी समय हम लोगों ने देखा कि न्यूरमबर्ग की जो ट्रायल्स हुई उसमें भी प्रोपोगंडा, और जो इनका गोएबल्स था, प्रोपोगंडा मिनिस्टर था हिटलर का, तो इन सब के ट्रायल्स हुए बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरह से ये जो बड़े चैनल्स ने जो रोल प्ले किया है इस देश में, इस देश की नस्लों को खराब करने का, जहर बोने का काम किया है, आगे पीछे इस तरह का इनके साथ भी एक दिन होगा। और इनको ये सचेत रहना चाहिए कि जो अखबारों के, टेलीविजनों के जो मालिक हैं, लेकिन सौदे करने वाले तो एसी में बैठे हैं, और जो बेचारे वेतनभोगी हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। जब भी घटना दुर्घटना होगी वो फील्ड वालों के साथ होगी। असली आरोपी तो एसी में बैठा है ना। हाँ, ये कड़ी सुरक्षा में बैठा है ना। ये देखिए, वो सुरक्षा के लिए तब तक है जब तक ये हुक्मरान है। पब्लिक उन्हें एक सजा तो दे रही है, और वो सजा ये है कि आपके और मेरे घर पे लगा हुआ, दीवार पर टंगा हुआ टीवी कब से नहीं खुला, आपको भी तारीख याद नहीं होगी और मुझे भी याद नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी सजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोदी मीडिया नाम दे दिया गया, कितने शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि टेलीविजन न्यूज़ अब जो 55-60 वाले जो लोग हैं, 60 वाले से भी ऊपर वाले लोग हैं, वही देखते हो तो देखते हो, अब कोई देखता नहीं। ज़्यादातर जो न्यूज़ कंजम्पशन का जो पैटर्न है, जिसने एक बार मोबाइल पर देख लिया वो फिर टीवी का बटन ऑन नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि ये बहुत सुविधाजनक है। तो रवांडा रेडियो जैसा एक्सपेरिमेंट और उसके बाद में ट्रायल्स भारत में भी होंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा की, और आज दीपक जी का साफ साफ कहना है कि कॉकरोचों ने नरेंद्र मोदी की सरकार के चूल्हे हिला दिए हैं। इनका ये भी कहना है कि टीवी पत्रकारिता का युग, जो टेलीविज़न पत्रकारिता का युग है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी घटना दुर्घटना का इंतजार किए बगैर ये खत्म भी होता जा रहा है। अब सोशल मीडिया है जो थोड़ा बहुत आपको सही जानकारी दे पा रहा है। तमाम सारी बातें हैं। इस प्रोग्राम को आप देखिए, पसंद आए तो इसे अपने तमाम सारे मित्रों को ज़रूर भेजिए। नमस्कार।